नमस्कार सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1947 टू टिल डेट। क्या क्या हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हमने किए, कैसे कैसे चीज़ें हमें नरेट करी गई। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे उस इंसान से जिसका सरनेम हमारी अपोजिशन पार्टी चुरा के घूम रही है। मैं जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की। अब मैं कुछ फैक्ट आप लोगों के सामने रखूंगा, उसके बाद डिसाइड करना आप लोगों का काम है, क्योंकि चीज़ें आपकी अपनी एक थ्योरी ऑलरेडी है। उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट सुन के आप कुछ सोचने पे मजबूर तो एटलीस्ट हो जाएंगे, क्या वो महात्मा है या मदरणीय है, ये आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। सबसे पहले मैं एक बयान की बात करता हूँ जो सरोजिनी नायडू जी का है कि बहुत पैसा लगता है गांधी जी का गरीब स्टेटस मेंटेन करने के लिए। इट टेक्स अ लॉट। आप देखिए ना, गाय का दूध नहीं पियेंगे, बकरी का दूध पियेंगे हमारे मदरणीय जी, पर वो बकरी काजू बादाम खाएगी, वो बकरी विदेशों में ट्रैवल करेगी गांधी जी के साथ, क्योंकि गांधी जी गाय का दूध नहीं पियेंगे। गांधी जी जनरल बोगी से ट्रैवल करेंगे, पर बेशर्ते वो पूरी जनरल बोगी सिर्फ गांधी जी के लिए बुक होगी। कितने गरीब है हमारे गांधी जी, देखिए कितने महात्मा आदमी है। वाह। ये सब छोटी मोटी चीजें अगर आप लोग समझ के छोड़ भी दोगे ना, तो जो मेन फैक्ट आता है वो ये है कि एक इंसान अपनी सगी पोती मन्नू के साथ, जो एडल्ट तक नहीं है, माइनर है, निवस्त्र, बिना वस्त्रों के सोता है रात को। मैं ये कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं बोल रहा, इन इन सब का आपको रिटर्न प्रूफ मिल जाएगा, इवन इन नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर बुक्स। ये तो आरएसएस के नहीं है, इनकी बुकों से भी आपको अगर इस चीज़ का रेफरेंस निकालना है आप निकाल सकते हो। साबरमती जो आश्रम था उसमें रहने की शर्त ये थी कि सिर्फ महिलाएं रहेंगी, निवस्त्र रहेंगी। प्रकाश नाम का एक आदमी था जो गांधी जी का पता नहीं नॉन था कैसे भी, वो विदेश गया, जाते टाइम अपनी धर्मपत्नी आश्रम में वो छोड़ के गया था। जब वो वापस आया तो गांधी जी ने उन्हें अपनी धर्मपत्नी देने से मना कर दिया। वो लड़ता फिरा। बताओ आप, 35-40 लड़कियों के साथ निवस्त्र सोना रात को, ये बोल के कि मैं अपना ब्रह्मचार्य टेस्ट कर रहा हूँ, सुबह उठ के बोलना कि मैं फेल हो गया, कल फिर ट्राई करूंगा। ये कौन सा महात्मा है, ये साइको इंसान है। सोचिए आप, क्या आप लोगों को फीड किया गया है, किसको हमने राष्ट्रपिता की दर्जा दिया है देश में। और आज ये लोग बात करते हैं कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे था। अरे भाई शर्म करो आप। ये कुछ फैक्ट हुए, अभी आगे मैं और फैक्ट्स बताता हूँ आपको। आज मैं पूरी रिपोर्ट बना के लाया हूँ श्री मदरणीय गांधी की। ये इतने इतने मतलब शांत आदमी थे कि हिंदू महिलाओं से ईसाइयों के टॉयलेट साफ करवाते थे। मना कर दिया, 2 थप्पड़ मारे थे खुद महात्मा जी ने उस औरत को, कि फिर क्या हो गया, ईसाइयों का टॉयलेट साफ कर दोगी तो। ये आपके महात्मा गांधी हैं। अरे भाई वो बोलते थे कि हिंदू महिलाओं को अगर मुस्लिम आपका बलात्कार कर रहे हैं, या तो जीभ काट के अपनी जान दे दो, सांस रोक के अपनी जान दे दो, अगर नहीं दे सकते तो एंजॉय करो। ये आपके महात्मा बोलते थे हिंदू महिलाओं के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं। अगर हिंदू महिलाओं का हो रहा है और मुस्लिम के दोबारा हो रहा है। अरे उन्होंने भाई अ, मैं जनरल का नाम मिस कर रहा हूँ जो हिटलर के खिलाफ लड़ रहा था, उनको चिट्ठी लिखी कि आप मर जाइए हिटलर के हाथों, हिटलर को फिर गिल्ट फील होगा और हिटलर सुधर जाएगा। सेम बोलते थे हिंदुओं को लेके कि हिंदुओं तुम मर जाओ, जब सारे हिंदू मर जाएंगे मुसलमान अपने आप गिल्ट में मर जाएंगे, या उनका दिमाग चेंज हो जाएगा फिर। मुसलमानों को ये बात कभी नहीं बोली उसने। जिन्ना को बोलता ना कि जिन्ना तू, मैं तेरे सामने वो आंदोलन पे बैठ रहा हूँ, मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ और तू पाकिस्तान नहीं मिलेगा, जिन्ना कहता आज मर, कल मरता आज मर। आंदोलन करेंगे सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि पता है हमें हमें पढ़ाते थे कि कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो। और देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्ट बात है कि फिर दूसरे हाथ बोलते थे कि जाओ हिंदुस्तानी सिपाहियों अंग्रेजों के लिए लड़ो सेकंड वर्ल्ड वॉर में। 6-7 लाख हमारे सैनिक मर गए भाई।
अपने देश के लिए लड़ते तो 1947 तक की वेट ना करनी पड़ती 7 लाख सैनिकों को। अब मुझे बताइए कौन सा आंदोलन गांधी जी ने किया? अंग्रेजों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सारे आंदोलन उनके हिंदुओं को पता है सॉफ्ट टारगेट है, मान जाएंगे, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, वही मुझे मनाने आएंगे। मुसलमान कहता आज मरता कल मर तू, कल मरता आज मर, हमें कोई घंटा फर्क नहीं है। नहीं। तो ये कुछ फैक्ट हैं, अभी मैं आगे आपके सामने और रखता हूँ। भगत सिंह के लिए हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता, कि मैं मतलब हिंसा को प्रमोट नहीं कर सकता, मेरे लिए तो अहिंसा परमो धर्म है। चलो मान लेते हैं बात। पर इमामुद्दीन कलिया के लिए आप माफी मांग लेते हो, उनको आप बचा लेते हो, वहां आपकी हिंसा कहाँ गई थी? भगत सिंह के लिए आप नहीं करोगे, पर इमामुद्दीन जी के लिए कर लोगे आप। ये इनका दोगला चरित्र पहले दिन से है, और आज की पॉलिटिक्स में भी आप ये चीज देखते होंगे। कैसे देखते होंगे वो सब एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आऊंगा, आप थोड़ी प्रतीक्षा करिए। जिन्ना के सामने कोई आंदोलन नहीं किया। दो चीजें दो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ जो इस मादरणीय ने की। सुभाष चंद्र बोस जी को बनना था कांग्रेस का अध्यक्ष, इन्होंने नहीं बनने दिया। बनने क्या दिया, कांग्रेस से निकलवा दिया इन्होंने। सरदार पटेल को बनना था भारत का पहला प्रधानमंत्री। अरे नेहरू को तो कोई वोट ही नहीं मिला था, एक भी वोट नहीं था। वो कहते हैं कि सरदार पटेल को 12 वोट मिले, नेहरू जी को 2 मिले, एक भी नहीं मिला था। 12 वोट मिले थे पटेल जी को, तीनों ने वोट नहीं किया था किसी के भी पक्ष में, ना पटेल जी के ना नेहरू के। तो जिन्होंने वोट नहीं किया वो मान लिया गया कि नेहरू के थे। चलो अगर मान भी लेते हैं कि वो नेहरू के थे, तो भी 12-3 की थी ना। सुभाष चंद्र बोस को आपने कांग्रेस से निकलवा दिया, तो कौन सी कांग्रेस की बात करते हो आप कहते हो कि कांग्रेस ने ये किया वो किया देश के लिए। किस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? बोस वाली कांग्रेस की, जिसको आपने कांग्रेस पार्टी से निकलवा दिया, और आज तक पता नहीं सुभाष चंद्र बोस जी की कैसे हत्या हुई। चलिए उस चीज को छोड़ भी दीजिए, क्या पर ये सच नहीं है जवाहरलाल नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस जी की परिवार की रेखी करते थे? ये सच नहीं है? पर ये आपने कभी ये तथ्य देश के सामने बाहर आने दिए? नहीं। चलो आगे भी बताता हूँ अभी इनके बारे में। जनरल एटली जो हमारे हमारे तो क्या, ब्रिटिशर के कमांडर थे इंडिया में, वो लिखते हैं भाई हम तो बोस के कारण जा रहे हैं। वो बंदा ने आर्मी लेके आ गया था पूरी, हिटलर के साथ मिलके पूरी ट्रेंड सोल्जर्स, कि हम तो यहाँ 20-30 हजार मुश्किल से हैं, वो बंदा पूरी लाखों की सेना लेके आ गया था, उसके कारण जा रहे हैं। दे दी हमें आजादी बिना चरखे बिना तड़क, क्या क्या दिमागों में भरा गया हमारे बचपन से। चलो, देश के दो हिस्से होने थे, पार्टीशन हुआ धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। 90% मुस्लिम्स ने वोट किया कि हाँ हमें अलग देश चाहिए। अलग देश दे दिया गया। उसके बाद गांधी जी आप क्यों बहन चोद मुसलमानों के पैरों में गिर रहे थे कि आप मेरे भाइयों नहीं जाओगे? एक एग्जांपल एक एग्जांपल लाइव दूंगा आज का। मेवात, और खासकर हरियाणा के लोग तो इससे रिलेट पक्का कर लेंगे। मेवात लगभग लगभग 100% आबादी मुस्लिम्स की है। गांधी जी वहां जाके पैरों में बैठ गए कि ना, मुस्लिम भाई हो तुम, मेरे भाई हो, नहीं जाओगे। आज वही मेवात, अभी पीछे हिंसा हुई मेवात में, तो होम मिनिस्टर का बयान है कि हमें अपनी एयरफोर्स यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 100% आबादी मुस्लिम्स की है वहाँ। बताइए आप, क्या आप बांग्लादेश में या पाकिस्तान में लाहौर में जाके हिंदुओं के सामने बैठे कि चलो मेरे भाइयों,
वो उनको काट रहे थे कि आप वहां गए, पर नहीं, बंगाल में थोड़े मुल्ले कट के वहां पहुंच गए। और वो भी तब, बाद में। पहले तो वहां भी हिंदू ही कट रहे थे, बाद में हिंदू इकट्ठे हुए कि ऐसे तो सारे ही मर जाएंगे। वो मुल्लों को मारने लगे, आप वहां पहुंच गए ना। इनको मारोगे, पहले मुझे मारो। ये आपके माँ आदरणीय गांधी थे। अब आप, कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर गांधी ना होते तो इस देश का, लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम्स ना आए होते, अंग्रेज ना आए होते, तो आज हमारा देश कितना बढ़िया होता। मैं कहता अगर खाली गांधी ना आया होता तो आज हमारा देश पता नहीं क्या होता और कहाँ हम आ गए हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लीजिए आप। 1948 में, अब नेहरू जी पे आ जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी पे। मैं मैं बेसिकली, नेहरू ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ये नहीं है कि, सबसे पहले तो जो एक काम नेहरू जी का है, जो मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ, उनका जौहर, जो उनका स्कूल्स हैं, जो आज भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश में। पर उनके, चलो, प्रधानमंत्री की कुछ स्कीमें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ता। वो सभी प्रधानमंत्री की होती हैं, पर मैं उनका सिर्फ, उनके तथ्य सिर्फ पाकिस्तान को लेके उनसे मेरी नाराजगी है, वो मैं फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। आप खुद डिसाइड करना कि उन्होंने ठीक किया था या गलत किया था। 1947 में, आज़ादी के बाद कुछ समय बाद, पाकिस्तान ने अपनी सेना कबायलियों के रूप में कश्मीर में भर दी। वो लगभग श्रीनगर तक आ चुके थे। उसके बाद भारतीय सेना वहां गई, उनको धकेलते धकेलते पीछे पीछे, आखिरी में हमारे कमांडेंट का बयान है कि 24 मैक्सिमम या 12 घंटे और चाहिए थे कि पूरा पीओके आज हमारा होता। पर नेहरू जी ने सीज फायर कर दिया। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। मुजफ्फराबाद तक हम पहुंच चुके थे, और मुजफ्फराबाद हमारे पास होना एक परमानेंट ऑब्स्टेकल होता। मतलब आज तो है ना कि उधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, बीच में बॉर्डर बना हुआ है। तो अगर मुजफ्फराबाद हमारे पास होता है, मुजफ्फराबाद ना भी होता, मुजफ्फराबाद से पहले एक ब्रिज है, वो ब्रिज को उड़ा देते तो परमानेंट ऑब्स्टेकल होता। वो नदी है वहाँ पे, किशन गंगा कहते हैं हम, और झेलम कहते हैं पाकिस्तान वाले। वो नदी वहाँ पे है। मुजफ्फराबाद से पहले जो ब्रिज है, वो ब्रिज उड़ाना था बस। आज परमानेंट ऑब्स्टेकल होता बीच में। आज भी सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो भारत में होती है, वो मुजफ्फराबाद से होती है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका एक दो टेररिस्ट कैंप उड़ाया है, मुजफ्फराबाद में जो था। तो परमानेंट आपने सीज फायर कर दिया, बिना आपने किसी आर्मी चीफ से कंसल्ट किए कि आप लोग कहाँ हो, क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है। ये पहली चीज़। चलो, इसमें हम मान भी लेते हैं एक मिनट के लिए कि नया नया देश आज़ाद हुआ था, इतना ज्ञान नहीं था, उस चीज़ के लिए हम माफ़ी दे भी देते हैं नेहरू जी को। उसके बाद भी आप 1957-58 में ट्रीटी करते हो, और ट्रीटी करने बेचते किसते हो? बेचते किसको आप? भारत से मुल्ला जी को। उधर से मुल्ला जी आए, इधर से मुल्ला जी आए, और भारत की नदियों का पानी किसको मिलेगा ये डिसाइड कर दिया। 85%, 85 to 90% मिलेगा पाकिस्तान को, 10 से 15% मिलेगा भारत को, भारत की नदियों का पानी। वहाँ पे जो डैम बनाए जाएंगे, बिना पाकिस्तान की मंजूरी के कोई डैम नहीं बनाया जाएगा। डैमों की सफाई होती है हर कुछ टाइम के बाद, बिना पाकिस्तान की मंजूरी के कोई सफाई नहीं होगी। वो डैम 70s के, 60s के हमारे डैम बने हुए की सफाई अब हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया। क्यों? क्योंकि उससे पहले अगर हम ट्रीटी मान रहे हैं तो हम सफाई कर नहीं सकते बिना पाकिस्तान की मंजूरी के, और पाकिस्तान तो मंजूरी देगा नहीं। तो ये कैसा, मतलब, इस देश का दुर्भाग्य है। दो स्टेटें हरियाणा पंजाब आपस में लड़ो पानी के लिए, थोड़े से पानी के लिए, और वो जो बल्क पानी है 85% हम पाकिस्तान को दे देंगे। और हमारे राजस्थान के फार्मर मरे, हरियाणा में पानी कहाँ जा चुका है, पंजाब में पानी कहाँ तक पहुंच चुका है, ये आप सब लोगों को पता है। पर नहीं, हमें पानी पाकिस्तान को देना जरूरी है पहले। और ये ऐसा नहीं है कि इनकी, ये नेहरू जी ने किया। याद कीजिए, मनमोहन सरकार में, इवन आफ्टर 26/11 के हमले के बाद भी
नेहरू जी, सॉरी, मनमोहन सिंह जी गए थे और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था पाकिस्तान को, कि सबसे ज़्यादा फेवर हम आपको करेंगे हमारी पॉलिसीज़ को लेके, हमारे ट्रेड को लेके। नेहरू से लेके मनमोहन तक इनका यही है। 85% पानी हम आपको देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी उसी टाइम। एक और, मतलब, मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए आप। और जो मैं कह रहा हूँ ना कि मुजफ्फराबाद तक, उस बात पे मैं आता हूँ। उससे पहले जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की, मुजफ्फराबाद तक हमारी सेना पहुंच चुकी थी। वो जो पाकिस्तान का सोल्जर था, उसकी एक बुक है, नाम उसका अकबर खान है सोल्जर का। कहता हम देखने आए, वो पाकिस्तानी मेरे सोल्जर्स ऑलरेडी भाग चुके थे, कोई नहीं था मुजफ्फराबाद में, बिल्कुल खाली। और आपने हमारी सेना उल्टी बुला ली वहां से, कहते पूंछ की तरफ आ जाओ आप। आज नेचुरल ऑब्स्टैकल होता वो, किशन गंगा रिवर के ऊपर। इतनी भयंकर गोलाबारी हो रही थी इस एरिया में। ये कुछ जगहों के नाम है जो मैंने नोट कर रखे हैं। मीरपुर, रजौरी में इतना भयंकर स्लॉटर हो रहा था, भयंकर। खुद की आपने, हमारे जो वहाँ कमांडर थे, उन्होंने जैसे भी मैसेज पहुंचाया कि हमें तत्काल, क्योंकि पीछे से कनेक्शन कट चुका था, इधर से और इधर से, वो बीच में थे। मीरपुर जो रजौरी वाला एरिया, इतना भयंकर स्लॉटर, वो लड़ रहे हैं जवान, वो एयरफोर्स की डिमांड कर रहे हैं। आपने एयरफोर्स की इजाज़त क्यों नहीं दी? हमारे पास तो एयरफोर्स थी ना, क्यों नहीं चलाने दी आपने? सेम आपने 1962 में भी नहीं चलाने दी एयरफोर्स। और आज इनके नमूने खड़े होके हमें बताते हैं कि कितने हमारे राफेल जहाज गिर गए। अरे भाई, इनका इतिहास इतना गंदा है ना। सबसे सबसे मेन जहाज चाइना बैठा है, स्कार्दू। स्कार्दू में हमारे कमांडर इन थे, उनका नाम बताता हूँ। हाँ, कर्नल शेर जंग थापड़। इतने इतने बहादुर हमारे ये कर्नल थे। ये कहते थे कि पाकिस्तानियों को गोली ना मारो, डंडे से मारो। और अगर डंडे से नहीं तो इनके हथियार इनसे को छीन कर इनको ही मारो। हथियार लगभग उस टाइम सेम ही थे, क्योंकि एक ही सेना होती थी पहले। फिर 1962 का आप देखिए, इवन कि अमेरिकन ने भी कहा कि आप देखिए उस तरफ, चाइना ने तिब्बत में और पूरे अक्साई चीन में वहाँ रोड बनाई जा रहे हैं। हमारे खुद के एयरफोर्स पायलट्स ने बताया जब उड़ते देखते थे कि उस तरफ, सीमा के उस तरफ बहुत ज़्यादा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। नेहरू जी आप कुछ कीजिए, पर आपने कुछ नहीं किया। 1962 की बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। और बाद में कहते हैं कि नेहरू जी इतना गिल्ट में चले गए कि मैं तो हिंदी चीनी भाई भाई, मेरा कसूर क्या था? अरे कसूर, कसूर तेरी यही थी। तू, आपका कहना था कि जब आपको कोई सलाह भी देता था कि सेना सेना में सेना का इंफ्रास्ट्रक्चर या सेना का एक्सपेंशन कीजिए, आप कहते थे कौन किसके साथ लड़ना है, क्यों सेना बनानी है? 800 बिलियन बजट है ईयरली यूएस का। 800 बिलियन सारे देशों का मिला के इतना नहीं है, क्यों? किसकी शक्ति है आज पूरी दुनिया में? यूएस की ना। तो ये करती है सेना आपकी। अरे आपके तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक एमपी है शायद वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कहा है कि हमें थल सेना की जरूरत ही कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में देख लो, हमारी सिर्फ एयरफोर्स ने लड़ाई की है, तो हमने 14-15 लाख फौज की क्या जरूरत है? आज भी, नेहरू से लेके आज तक इनकी, में आप देखिए ना, इनकी सोच किस तरह, किसके लिए काम करती है। और वो, मैं कहता हूँ सरकार से मेरा अनुरोध है, अगर किसी तक ये वीडियो पहुंचती है तो उस एमपी की जांच होनी चाहिए। वो किसके लिए बोल रहा है? 14-15 लाख, वो कहते हैं कि सेना की हमें जरूरत क्या है, जब लड़ एयरफोर्स रही है ऊपर ऊपर से, आजकल तो सेना की जरूरत नहीं है। अरे सेना डेटरेंस के लिए होती है भाई। अब तेरे को डेटरेंस क्या होता है वो तू खुद पढ़ लियो। सेना की जरूरत क्या है? मतलब कितने बड़े बड़े इन लोगों ने ब्लंडर किए। और ये ऐसा नहीं है कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को तो बेसिकली मरने के लिए छोड़ दिया था। नेहरू का रिकॉर्डेड भी है ना रेडियो के ऊपर के, असम के लोगों, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी हिफाजत खुद कीजिए, खुद कीजिए अपनी हिफाजत।
नेहरू का रिकॉर्डेड बयान है रेडियो के ऊपर असम के लोगों के लिए। और आज ये हमें बताते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। अरे हिंसा क्या, वहाँ एक्टिविस्ट हैं, टेररिस्ट घुसे घुसा रखे हैं तुमने वहां से। 1971 में घुसे थे, जिनको आपने शरण दी थी वहां पे। आज तक हिमंत 1.5 लाख एकड़ हिमंता विश्व शर्मा खाली करा चुका है, पर कब्जा की खत्म होने का नाम नहीं लेता। पूरे देश पे कब्जा कराओगे आप? 10-10 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के पास है, अनरजिस्टर्ड। आज की सरकार लो लेके आती है, चलो आपसे तो घंटा कुछ नहीं हुआ, आप उसका कम से कम विरोध तो मत करिए। आपसे तो इतनी अपेक्षा बहुत है हमारी। आर्टिकल 370 हटाएंगे तो इनको विरोध करना है, वक्फ बोर्ड पे कानून लेके आएंगे तो इनको विरोध करना है, ट्रिपल तलाक पे लेके आएंगे तो इनको विरोध करना है, राम मंदिर बनाएंगे तो इनको विरोध करना है। मैं मान जाऊंगा अगर राहुल गांधी कभी राम मंदिर चले जाएं। कभी नहीं जाएंगे, वो लिख के देता हूँ आपको ये बात। मैं बताता हूँ क्यों नहीं जाएंगे। अगर राहुल गांधी राम मंदिर जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है कि वहां बाबरी नहीं थी। और ये कभी नहीं करेंगे वो, कभी भी। अरे भाई, आपके आपके घर कोई शादी का न्योता भेजता है, आप क्या करते हो? मना कर दोगे किसी के मुंह पे कि आपका न्योता लेके चले जाओ, हम नहीं आएंगे? चाहे आपका कोई दुश्मनी आ जाए आपके घर, आप क्या करोगे? न्योता ले लोगे? जाना ना जाना बाद में आपकी मर्जी है। इन्होंने राम मंदिर का न्योता वापस किया कि हम नहीं आएंगे वापस। अरे भाई, न्योता ले लेते, आप ना जाते। पर इन्होंने वापस किया कि हम नहीं आएंगे, ले जाओ अपना राम मंदिर का न्योता। आज तक नहीं गए हैं। और फिर हमें चूरण चटाया जाता है कि राम मंदिर तो कोर्ट से बन गया। कोर्ट से बनना होता 500 सालों में, क्यों नहीं बना? 150 सालों से केस चल रहा है, क्यों नहीं बना? हमें बताएंगे, और हमें बताते हैं ये आज के लॉन्चर कि अ, योगी सरकार मंदिर तोड़ रही है। अरे भाई, तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। योगी सरकार मंदिर तोड़ रही है, बकवास। 1965 का जो युद्ध हुआ उसके बाद, उसमें शास्त्री जी, पता नहीं, सॉरी, इस युद्ध से पहले मैं जवाहरलाल नेहरू के ही कंप्लीट कर दूं टॉपिक। उसके बाद कहते हैं कि नेहरू जी इतने चाइना के चाइना से युद्ध हारने के बाद, युद्ध में सेना की कोई कमी नहीं थी। मैं क्लियर कर देता हूँ आज ये बात। हमारे जवान खूब लड़े जितने थे, एयरफोर्स की वहाँ जरूरत थी, क्योंकि आपने रोड वगैरह कुछ बनाए नहीं थे। और ये ऐसा नहीं है कि उस टाइम नहीं बनाए थे, ये आज तक भी नहीं बने हैं। 2014 तक कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं था। आज वहाँ अरुणाचल से लेके कहीं तक भी वंदे भारत चलती है आज वहाँ। और ये हमें बताते हैं कि मोदी ने किया क्या है। ये किया है मोदी ने, 8-8 लाइनों के रोड निकाल रखे हैं वहाँ, एयर बेस बना रखे हैं वहाँ, 3-3 आर्मी, क्या कहते हैं उनको, चौथा भी बन रहा है जो पूरा, जो आर्मी का एक कमांड सेंटर होता है पूरा, जहाँ पे आर्मी नेवी सबके एसेट्स खड़े होते हैं। 4-4 बना दिए नॉर्थ ईस्ट में। तुम बताओगे हमने कि मोदी जी ने क्या किया है, जिनसे एक रोड नहीं बना कभी वहाँ? अरे भाई, इनका रिकॉर्डेड बयान है, जो चिदम्बरम था कि कौन सा होम मिनिस्टर था, वो कहता था कि सबसे बढ़िया तरीका है चाइना से बॉर्डर को बचाने का या हमारी लैंड को बचाने का कि वहां कुछ बनाओ ही मत। अगर कुछ नहीं बनाओगे तो चाइना कब्जा किस पे करेगा? ये बयान है इनके पार्लियामेंट में। और ये पूछते हैं कि मोदी ने क्या कर दिया, मणिपुर में हिंसा हो रही है। अरे बकवास करोगे तुम आज। और देश के युवाओं से इतनी ही अपील है कि आप इनके नैरेटिव में मत जाइए, खुद रिसर्च करिए और पता लगाइए चीज़ों का। ये सवाल पूछेंगे आज 2014 तक, जिनसे वहां रोड तक नहीं बना, और आज जिस इंसान ने 10 साल में वहां वंदे भारत तक चला दी, उससे सवाल पूछेंगे ये। उसके बाद मैं बात कर रहा था 1965 के वार की। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे अच्छे इंसान थे, उनका भी पता नहीं रहस्य में मृत्यु कैसे हुई। चलो, पर उससे पहले हम वॉर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वॉर को स्टार्ट हुआ, मतलब बेसिकली टारगेट उनका कारगिल ही था, पर वो वहां पे सरप्राइज देना चाहते थे। उसके बाद बात कर लेते हैं 1965 के वॉर की। रण ऑफ कच्छ से शुरू हुआ, और भारतीय सेना की 2 बटालियन, सिख बटालियन और जाट बटालियन लाहौर तक पहुंच गई। उसके बाद बीच में समझौता हुआ, और लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। अब पता नहीं उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, और मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता। पर उस युद्ध को हमने बड़े अच्छे तरीके से जीता, पर जीतने के बाद भी हमने 800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रण ऑफ कच्छ का पाकिस्तान को दे दिया, भगवान जाने क्यों।
बस इस मुद्दे पे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और उसके बाद इंदिरा गांधी के शासन में क्या क्या हुआ ये सब तो बच्चे बच्चे को पता है, और नहीं पता है तो आप रिवाइज कर लीजिए। पर मैं 1971 के वॉर के बारे में ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा। 1971 में इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से इतनी ज़्यादा होने लगी कि इंदिरा गांधी जी ने कहा कि युद्ध करके इनका कुछ हल कराओ, इनको आज़ाद कराओ बांग्लादेश को। चलो करवाया। उसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सोल्जरों ने सरेंडर किया जनरल मानिक शो के अंडर, और हम वो जंग जीते। और जंग जीतने के बाद भी हमने उन्हें यहाँ बढ़िया बिरयानी खिलाई, सब कुछ किया। जितने वो पहले नहीं थे उससे भी 2-2 4-4 किलो वजन ज़्यादा करके उनको वापस कर दिया बिना किसी शर्तों के। यहाँ तक कि हमारे 54 एयरफोर्स के पायलट पाकिस्तान के कब्जे में थे, वो आज तक वहीं हैं। भगवान जाने जिंदा भी हैं वो या लोग मर हो गए हैं हमारे सोल्जर्स। हमारे 53-54 सोल्जर्स वापस नहीं आए, पर उनके 93,000 हमने वापस कर दिए। क्यों? क्योंकि इंदिरा जी महान, आयरन लेडी। इंदिरा जी के बारे में तो खुद जर्नल जियाउल की किताबों में भी लिखा हुआ है कि वो अपने घर जाके जब बताते थे अपने पिताजी को कि वो देखते थे इंदिरा जी की बॉडी लैंग्वेज को कि वो नर्वस थी, कि मैं इनको टैकल कर लूंगा, अपनी उंगलियों को ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी। तो इतिहास में हमारे साथ जो जो हुआ है, मैं लोगों से इतनी बस अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से स्टडी करिए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है सच में। नेहरू के दो पैक्ट्स के बारे में आपको बताना भूल गया जो माननीय नेहरू जी ने किए थे। एक तो नेहरू लियाकत पैक्ट, उसमें बेसिकली यही था कि लियाकत भाई तुम उधर के जो माइनॉरिटी में हिंदू बच गए हैं, सिख बच गए हैं, आप उनका देखभाल करिए, हम यहाँ मुस्लिम्स का देखभाल करेंगे। आज़ादी के टाइम लगभग 10% हिंदू और 5-10% मुस्लिम थे, और 5-10% सिख थे पाकिस्तान में। आज वो कितने बचे हैं आप नंबर चेक कर लेना एक बार। मुश्किल से आधा आधा 1-1% बचे हैं। ये देखभाल तो हुई है पाकिस्तान में हिंदूज की और सिखों की। अब इधर आ जाओ कि हम यहाँ देखभाल करेंगे मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी में है, नेहरू जी उनकी देखभाल करेंगे। 2.5 से 3 करोड़ मुस्लिम थे, आज 25 से 30 करोड़ हो गए हैं। 35 से 40 करोड़ हिंदू थे, आज 80 करोड़ हुए, यानी डबल हो गए। 2.5 से 3 करोड़ मुस्लिम, आज 25 से 30 करोड़ हो गए, यानी 10 गुना बढ़े हैं। एक जनरेशन की और बात है। आप निभाइए भाईचारा और आप देखोगे बहुत जल्द कि आपके साथ होता गया है। फिर किस किस नंबर से ये लोग बढ़ रहे हैं आप देख रहे हो इन्हें। 2.5-3 करोड़ से 25 से 30 करोड़, किस लेवल से ये इनके दिमाग में फितूर क्या सवाल है। 4 बीवियां 40 बच्चे, ये था बेसिकली। ये नेहरू लियाकत पैक्ट में ये था जो उधर हिंदू मुस्लिम है, अब मारो काटो, जो हमें करना है करो, आपको करना है करो, इनके लिए भारत के गेट बंद है। ये बेसिकली इस एक्ट का मतलब था। बस आप इसको जो मर्जी नाम दे लो बाकी। उसके बाद जो 1962 का वॉर, पाकिस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान बेसिकली हारा उसमें चाइना से। तो पाकिस्तान ने देखा कि ये चीज़ चाइना हमारे साथ भी कर सकता है। तो भुट्टो गया चाइना, बोला महाराज बताओ क्या चाहिए। तो चाइना ने डिमांड की कि हमें ससगाम वैली चाहिए। पाकिस्तान बोला कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। ससकाम वैली दे दी चाइना को। पर बेसिकली ससकाम वैली चाइना को दे दी भुट्टो ने, और सेम टाइम पे भुट्टो का डेलीगेशन, और मतलब ससकाम वैली चाइना को देने के बाद भुट्टो ने चाइना को कहा कि आपकी है वैली, आप जो मर्जी करो, बस अनाउंसमेंट मत करना, बस अनाउंसमेंट मत करना। और उसके बाद भुट्टो डेलीगेशन लेके नेहरू के दूसरे पैक्ट के बारे में जो आपको बता रहा हूँ भारत में आ गया। उसमें बातें चली रही थी कि भारत और क्या क्या पार्ट देगा पाकिस्तान को। पीओजे के तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, उसके अलावा पूंछ का एरिया, उरी का एरिया, और पूरी नीलम वैली, और
जो कश्मीर वैली है उसमें पेलिसाइड होगा कि वो किसके साथ जाना चाहती है, वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे ये। और बाद में श्रीनगर तक का एरिया, और भुट्टो इस बात पे अड़ गया कि मुझे तो जम्मू के कुछ और पार्ट भी चाहिए। यहाँ तक बात नेगोशिएट हो ही रही थी, उतने में अनाउंसमेंट और ये खबर पूरी आग की तरह फैल गई भारत में कि अ, पाकिस्तान ने पीओजे की जो लद्दाख का जो एरिया है ससगांव वैली, वो पाकिस्तान को दे दिया। और ये पैक्ट इस करके रुक गया, बस इस करके वो समझो, ये डेलीगेशन वगैरह वापस चले गए सब अपने अपने घर, और ये पैक्ट हुआ नहीं। नहीं तो आपके नेहरू जी पुंछ, उरी, पूरी नीलम वैली और कश्मीर वैली में पहली साइड होना था, लोगों को वोटिंग करनी थी, मुस्लिम मेजोरिटी आप समझ सकते हो कहाँ जाती। और श्रीनगर और जम्मू के कुछ और इलाके भी देने के लिए तैयार थे पाकिस्तान को आपके महान चचा नेहरू। उसके बाद जो 1971 की वॉर की मैं बता रहा था आप लोगों को, 1971 के वॉर का जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे सोल्जर्स आए ही नहीं, उनके सोल्जर्स हमने दे दिए। उसके बाद 1973 1974 में इंदिरा जी पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही थी, इसके आपको लिखित प्रूफ मिल जाएंगे, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो। उस नेशन को आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे जिसके साथ अभी आपका 2 साल पहले युद्ध हुआ है, जिसमें आपके 4 लाख सैनिक मरे हैं। ओ सॉरी, 4,000 सैनिक मरे हैं, बिग पार्डन। बताइए। उसके बाद 99, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे 99 कारगिल वॉर पे, और जो अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद कितने हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुए, पार्लियामेंट अटैक के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों नहीं जवाब दिया, क्या उनकी मजबूरियां थी, 2004 से लेकर 14 तक कितने टेररिस्ट अटैक हुए, कांग्रेस कितनी नपुंसक थी, क्या इन्होंने किया, साफरन टेररिस्ट, भगवा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी का जो इनका नैरेटिव था, ये सारी चीज़ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कुछ वीडियो क्वालिटी में इशू हो। मैं नया हूँ इस फील्ड में, तो अगर कोई सुधार मैं कर सकूँ, आप ये सब राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना।